क्या आप जिन्नात, काला जादू या इस तरह की और चीजों पर भरोसा करते हैं, या फिर लाश के साथ जिंदगी गुजारने को सिर्फ जहनी बीमारी समझते हैं? आज हम कराची के एक ऐसे ही मुनफरिद केस की बात कर रहे हैं जिसमें भाई बहन मां की लाश को 10 साल तक फ्लैट में लेकर बैठे रहे। घर में कचरे का ढेर, लेकिन लाश के गिर्द सब साफ था। ये केस क्या था? आइए इस पुरअसरार केस की फाइल को दोबारा खोलते हैं। इस केस के 3 अहम किरदार थे। एक ज़किया खातून जो स्कूल टीचर थी, तलाक के बाद अकेले अपने बेटे कैसर और बेटी शगुफ्ता की तालीम और तरबियत का खर्चा बर्दाश्त कर रही थी। उनका बेटा कैसर, जिसने ICMA किया और निजी बैंक में मुलाजमत करता था, उनकी बेटी शगुफ्ता उर्फ शाजिया, जिसने BCom किया हुआ था। 13 फरवरी साल 2020 मैं घर पर मौजूद था कि अचानक सुबह 5 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आई। मेरी सोर्स से मुझे बताया कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से महबूब नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी बहन का ढांचा कचरा कुंडी में फेंका था। इस बात से ज्यादा हैरान कुन उसका अगला जुमला था। यह ढांचा 10 से 12 साल पुराना है, जिसे इस औरत के बच्चे फ्लैट में लेकर बैठे रहे। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं फौरन गुलिस्तान जौहर थाने पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात ढांचा फेंकने वाले मुलजिम महबूब से हुई। वो 65 साल तक का था, बात करने से इनकार कर रहा था और अपने आप को BP और डिप्रेशन का मरीज बता रहा था। फ्लैट से लाश किसने निकाली थी? लाश मैंने निकाली। कब? यानी परसों निकाली थी, उससे पहले। अच्छा, लोगों ने बताया था, इलाका मकीनों ने, कि यहाँ से बदबू आ रही है, या खुद कहते? नहीं, मैं खुद गया था। तो अंदर गया तो क्या पता चला, कैसे पता चला कि लाश अंदर रखी हुई है? मैं तो कचरा ढूंढी तो पता भी नहीं था कि लाश अंदर है। लाश थी या खाली हड्डियां थी? हड्डियां। अच्छा, आपको पता था आपकी बहन का इंतकाल हो चुका है? नहीं। कहानी को यहां रोकते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जो उस वक्त उस फ्लैट में दाखिल हुए थे। उस केस के तफ्तीशी अफसर इनायतुल्लाह और कैसर के बचपन के दोस्त दानिश करीम से। जब घर खोला तो वो ऐसा सीन था, आप सोचे वो फिल्मों में भी नहीं होता ऐसा सीन। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहाँ 3 ठप्पियाँ बोरियाँ लगी हुई थी, थैलियों के उसके अंदर कचरे जमा हो जाए। पहले कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में, चारों कमरे में थैलियाँ थी कचरे की, और बेड पड़ा था जिसपे आंटी की लाश थी जो 12 साल से पड़ी थी। उन्होंने गैलरी के अंदर कोई थैली नहीं रखी, क्योंकि गैलरी के अंदर बाहर से दिखता था। जो भी हम शापर फाड़ते थे तो उनमें सिर्फ कचरा ही कचरा था और कुछ भी नहीं। जब हम गए तो हमें भी खुशबू आ रही थी। मकसद इतना सेंट वगैरह वो जो है ना, जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी खुशबू बहुत। ये कराची की तारीख का एक मुनफरिद केस था जिसने सबके दिल दहला दिए थे कि एक लाश कैसे घर पर रखी जा सकती है। हैरान कुन बात यह थी कि कैसर और शगुफ्ता वालदा की लाश के साथ उसी घर में काफ़ी अरसे तक रहे। एक अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली, पढ़े लिखे लोग, मिलना जुलना बहुत अच्छा। एकदम से ऐसा पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने लोगों से कट ऑफ कर लिया। पहले ये अपने ख़ानदान से कट ऑफ हुए, हमारे साथ तो बच्चों से क्रिकेट खेलते थे। वो गली एक ऐसी गली है जहाँ हम सब क्रिकेट खेलते थे। सब इनके घर में जब बॉल आती थी तो ये बॉल भी हम ही लेके आते थे। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये 2000 तकरीबन 8 के बाद बहुत ज़्यादा मशकूक चीज़ें होने लगी। लेकिन कोई सोच ही नहीं सकता था कि कोई अपनी वालदा का इंतकाल होने के बाद या मर गई कैसे हुई, उनके साथ कैसे रह सकता है। लेकिन ये दोनों रहते थे। बच्चों की बॉलें इनके घर में चली जाती थी तो ये लेने बच्चे जाते थे तो वो नहीं खोलते थे दरवाज़ा। यहाँ तक कि बच्चे उनके दरवाजे में बैठे रहते थे घंटों में, हमारी बॉल में, तो वो बॉल नहीं देते थे। यहाँ तक कि वो नीचे उतर के बच्चों को पैसे देते थे। कैसर इतना कमाता था कि उसने गुलशन इकबाल में मजीद एक फ्लैट खरीद लिया था और उसके पास 2 गाड़ियां भी थीं, मगर किसी से कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करता था। घर के अंदर भी किसी को नहीं बुलाते थे और ख़ासकर साल 2008 के बाद से तो जैसे इस घर में रहने वालों को कुछ हो गया था। वो घर से सिर्फ काम पर जाते और फिर वापस घर आ जाते। यहाँ तक कि करीब रहने वाले कैसर के मामू ने अपनी बहन ज़किया को भी साल 2008 के बाद से नहीं देखा था। DNA सैंपल से भी ये बात साबित हुई कि ज़किया की मौत साल 2008 के करीब हुई है।
लेकिन ये मौत कत्ल थी या तबई, इस पर आखिर में बात करेंगे। 1 तारीख को यूनियन की फीस भरा करते थे, यूटिलिटी सारे कंप्लीट बिल भरा करते थे। वो एक चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़ते थे कि जो उनके घर के ऊपर कोई बेल जाके बजाए। वो सारे काम नीचे करके चले जाया करते थे। इनकी हमेशा से ही एक अजीब सस्पिशियस मूवमेंट है। जब ये लोग सब थे, मतलब ये फैमिली कुछ कह सकते हैं कि साइकोटिक कुछ था कि वो घर से निकलना है, नहीं निकलना है, तो बस वो जाना है और आना है, और बस घर बंद, कोई भी किसी से मिलना जुलना कुछ भी नहीं। उसका फ्लैट ऊपर है, नीचे मेरा फ्लैट है, तो उसके फ्लैट से ये बाथरूम में पानी वानी आना शुरू हुआ। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये पानी आ रहा है हमारे घर में छत में, आप देख लो। तो थोड़ा वो घबराया, तो कह रहे हैं अच्छा मैं देखता हूँ। फिर उसने किस तरह से मुझे अपने घर में आने नहीं दिया। उसने दरवाजे को ताला लगा के रखना, बस नीचे वो अपार्टमेंट में रहता था, फ़ोन करके बस इधर उधर घूमता रहता था अपार्टमेंट में। बाकी ये कि अंदर घर में किसी को भी कुछ नहीं दिया, हत्या कि यूनियन वाले भी नहीं घुस पाते थे उसमें। कैसर और शाजिया का घर में कचरा जमा करने का एक मखसूस अंदाज था। सब कचरे से भरे शॉपर्स को घर में मुख्तलिफ अंदाज से सजाया गया था। लाश और कचरे की बदबू बाहर ना जाए, इसका भी पूरा इंतजाम उन्होंने कर रखा था। तभी घर से 250 के करीब खुशबू वाले कीड़े मार दवा के स्प्रे और परफ्यूम्स मिले थे। और एक ही कलर का बैग, ब्राउन रंग का बैग। जितना भी पूरे घर में मैंने कचरा देखा वो एक ही कलर में था, थैली में ब्राउन रंग का। और उनकी थप्पियाँ 3 से 4 फीट के ऊपर थी और बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह रखी हुई थी हर जगह, चाहे वो किचन हो या वॉशरूम हो। सिर्फ गैलरी में नहीं रखा था और बेड के इर्द गिर्द नहीं था बस। सवाल करा तो कैसर से पूछा मैंने एक दफ़ा कि यार आपके घर से स्मेल क्यों आती है? तो वो मुझे जवाब देता कि मेरी गैलरी के अंदर कबूतर वगैरह है, तो इसकी वजह से हवा स्मेल आती है। यहाँ तक कि दरवाजे के अंदर रबड़, बहुत मोटा उन्होंने रबड़ भी लगाया हुआ था कि कीड़े मकोड़े भी घर से बाहर ना निकले। आते जाते मुलाकात होती थी, लेकिन खुशबू बहुत लगी होती थी इसमें। जैसे ना, जैसे पता नहीं खुशबू की बोतल तोड़ ली अपने ऊपर, उस पर लेट के उड़ गए, क्या था, तो खुशबू बसते रहते थे। ये कहानी ऐसे ही चलती रहती क्योंकि कैसर और शाजिया खुद साफ सुथरे रहते थे। कहीं से देखकर अंदाजा नहीं होता था कि इनके घर में मां की लाश और इतना कचरा मौजूद है। पड़ोसियों ने जब ज्यादा सवालात शुरू किए तो इन दोनों बहन भाइयों ने रिहाइश गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के अपार्टमेंट में कर ली। लेकिन मां से मिलने या फिर आप ये कहें स्प्रे करने रोजाना आते थे। ये बड़ा हमें ताज्जुब होता था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक फैमिली रह रही है और कचरा जिम्मेदार मांगने आ रहा है तो वो कचरा नहीं दे रहे। तो फिर थोड़े दिन के बाद हमें ये पता चला कि वो यहाँ से घर मूव कर गए। अच्छा, घर कब मूव करा, कोई सामान वो घर से कोई चीज़ लेके नहीं गए कि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि हम ये सामान लेके जा रहे हैं तो मोहल्ले वाले सवाल करते हैं। वो सिर्फ बहन भाई अपने सिर्फ कपड़े उन्होंने उठाए, शॉपरों में भरे और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन हर कहानी का एक अंजाम होता है। अक्टूबर साल 2019 गुलशन इकबाल के क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में एम्बुलेंस दाखिल हुई। शगुफ्ता अपने भाई की लाश लेकर मामू के घर पर पहुंची। बताया, मैंने और भाई दोनों ने जहर पी लिया है। इस पर ज्यादा असर हुआ और वो फौरन मर गया है, लेकिन उसकी अपनी हालत भी खराब थी। भाई की मौत के बाद वो गाड़ी में ही रहने लगी और सोने लगी। फिर 2 हफ्ते बाद शगुफ्ता की भी तबीयत ज्यादा खराब हुई। इलाका मकीनों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन अगले ही रोज वो इंतकाल कर गई। अब 2 फ्लैट्स जिनमें ताला था और 2 गाड़ियां जो अपार्टमेंट में खड़ी थी। मामू महबूब ने एक फ्लैट का ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए तो इन्हें कचरे के ढेर और बिस्तर से बहन जकिया का ढांचा मिला, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी अहलिया और बेटे शाहरुख से किया। और फिर अहलिया और बेटे के साथ जाकर बहन का ढांचा AJPR ऑफिस के पीछे कचरा कुंडी में फेंक दिया। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब पता चला कि महबूब आलम साहब ने अपनी उस बहन को, जिसके बारे में वो कहते थे कि मुझे पाला है, उन्हीं की डेड बॉडी, ना कि वो तदफीन करते, उन्होंने वो डेड बॉडी कचरा कुंडी में फेंक दी। लेकिन उस घर में बहुत राज छुपे थे। बहन भाई जहनी बीमार थे या जिन्नात का साया, हर महल्ले वाले के जहन पर यह किस्सा सवार था। जब घर में गए, घर के अंदर एक ऐसी अजीब सी स्मेल थी, वो स्मेल बिल्कुल कभी मैंने सुनी नहीं। और घर के अंदर इतनी वहशत, इतना भारीपन था। मैं तकरीबन 2.5 या 2 मिनट घर में रहूँगा और निकल गया। और मेरे साथ साथ SV साहब थे वहाँ पर ज़माने में, वो भी 1 से 1.5 मिनट में वो भी बाहर आ गया।
तो अंदर कोई रोक ही नहीं सका, इतनी मुश्किल थी उस घर के अंदर। दीवार पे लिखी थी शाजिया की 2007 में शादी हो गई, जबकि शादी की शादी ही नहीं हुई, शादी तो सिंगल थी। तो बस ये बहुत कुछ हमको हमारे लिए हैरानकुन था। तो मैं अक्सर रात को जब उस बिल्डिंग के अंदर ऊपर चढ़ता था तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई मेरे पीछे जीने के ऊपर आ रहा है। बाखुदा ऐसा खौफ था उस जीने के ऊपर कि अजीब व गरीब एक खौफ तारी था उस जीने के ऊपर, जबकि पूरे मोहल्ले को, उस बिल्डिंग को, मेरे अपने घर को ये नहीं पता था कि ऊपर बॉडी रखी हुई। इस केस में फायदा भी गिरफ्तार मुलजिम का ही हुआ। महबूब के खिलाफ मुकदमा नंबर 168/2020 गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया था। केस चला लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका, क्योंकि केस सरकार जरिए दर्ज किया गया था। केस जिनका था उनका तो पूरा घर ही खत्म हो चुका था। 2.5 माह बाद महबूब की जमानत हो गई और फिर केस खत्म हो गया। डी नहीं आया तो उसमें भी कुछ नहीं आया, उसमें भी कत्ल नहीं हुआ। एक होता है कि कत्ल में कत्ल होता तो उसकी इशारत मिल जाती कि कत्ल हुआ है, कत्ल भी नहीं होता, अपनी मौत आप मरी थी जी। बाहर आकर मामू महबूब कैसर के दोनों फ्लैट्स और गाड़ियों के कानूनी दावेदार बने, फिर इन्हें बेच दिया और अब इन फ्लैट्स में रिहाइश भी हो गई है। बस हमने गलती की, मैं ये बोलूँगा हमने, इस माशरे ने गलती की, उनको अपने आप से दूर होने दिया। जब वो आइसोलेट हो रहे थे ना, हमें उनसे पूछना चाहिए था, वो अपनी बातें शेयर करनी चाहिए थी, उनसे मिलना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि यार कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर हम लोग उनके साथ मिलना जुलना रखते, बातचीत रखते कि भाई साहब कहाँ गए अम्मी, क्या हो गया, तुम लोग इधर से घूम क्यों हो गए, गायब क्यों हो रहे हो, नज़र क्यों नहीं आ रहे, तो शायद इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन ये 12 साल का अरसा गुजरना, किसी लाश के 12 साल रखना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में कहीं नहीं हुआ होगा।